नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 106 के अंतर्गत परमाल रासों से जुड़े हुए मुख्य विवरण को आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आज की प्रश्नावली में पढ़ाने के पैटर्न को मैं बदल रही हूँ, तो ये नया परिवर्तन आपके लिए कैसा रहा, इसके विषय में मुझे ज़रूर से कमेंट्स करना। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो आज हम आदिकालीन परमाल रासों, जो रासों काव्य ग्रंथों में सर्व प्रमुख है, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो रचनाकार है जगनेक। और आज का जो पैटर्न मैंने चेंज किया है उसमें मैंने यहाँ पर केवल जैसे विवरण ही देती थी, आज मैं इनके प्रश्नों को भी इसके साथ साथ लेकर चलूँगी। तो यहाँ पर हम प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न बनेगा पहले का कि परमाल रासों और किस नाम से जाना जाता है। तो परमाल रासों आलाखंड के नाम से जाना जाता है। परमाल रासों किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है। तो परमाल रासों गे काव्य ग्रंथ है। परमाल रासों या आलाखंड का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया था। तो चार्ल्स इलियट ने परमाल रासों का सर्वप्रथम संग्रह किया था। यानी कि इनसे पहले साहित्य जगत को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर आला उदल नामक दो वीरों के वीरता पर आधारित कोई कथा भी है। उन्होंने लोकमुख में यानी कि लोक गायकों के द्वारा इन वीरों के विषय में, इनकी वीरता के विषय में सुना था और इन्होंने इस विषय में फिर प्रयास किया और उन्हें धीरे धीरे इनसे परमाल रासों से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वह मिलनी आरंभ हो गई थी। अगला प्रश्न देख रहे हैं, परमाल रासों में किन वीरों की वीरता का बखान हुआ है। तो इसमें आला व उदल नामक दो वीरों की वीरता का वर्णन हुआ है। यहाँ पर अगला एक पॉइंट है कि परमाल रासों में मिलने वाली वीरता या वीर भावना अन्यत्र साहित्य में दुर्लभ है। छठे नंबर का जो पॉइंट है वह भी ऐसे ही मैं पढ़ रही हूँ, बस वो आपकी यादगारी के लिए होना चाहिए। आरंभ में परमाल रासों को पृथ्वीराज रासों के महोबा खंड का ही एक अंश समझा गया। यानी कि पृथ्वीराज रासों में जो महोबा खंड आया है उसमें आला उदल की वीरता का वर्णन हुआ है। तो जब परमाल रासों के गीत लोक गायकों के द्वारा चार्ल्स इलियट ने सुने तो उन्हें ऐसा लगा कि ये पृथ्वीराज रासों का ही एक भाग है। किंतु जैसे जैसे चार्ल्स इलियट ने इस विषय में कार्य किया तो उन्हें आभास हुआ कि ये तो एक अलग ही रासों ग्रंथ है। अब हम सातवां पॉइंट पढ़ रहे हैं, परमाल रासों को सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र रचना घोषित किया। तो श्री श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों को सर्वप्रथम एक स्वतंत्र रचना के रूप में हिंदी साहित्य जगत को परिचित कराया। अब हम अगला देख रहे हैं, परमाल रासों को परमाल रासों नाम सर्वप्रथम किसने दिया। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने ही सर्वप्रथम आला उदल की इस कथा को परमाल रासों नाम दिया था। अब हम अगले पॉइंट को देख रहे हैं और इसका प्रश्न बनेगा कि परमाल रासों प्रारंभ में किस नाम से प्रसिद्ध था। तो यह महोबा खंड के नाम से प्रसिद्ध रहा। अगला प्रश्न बनेगा, परमाल रासों का गायन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र माना जाता है। तो यह बैसवाड़ा, बुंदेलखंड में बैसवाड़ा एक क्षेत्र है, वहाँ पर परमाल रासों को या आला को मुख्यतः गाया जाता है। आला या परमाल रासों को उत्तर प्रदेश में कब गाया जाता है। तो ये बरसात के दिनों में ढोल की थाप पर गाया जाने वाला एक लोक रासों ग्रंथ है, जिसके गायक गाँव में बहुत मिलते हैं। अक्सर होली पर भी ये गाया जाता है। आला या उदल इस तरीके से करके इन्हें गाया जाता है। अगला प्रश्न बनेगा, चार्ल्स इलियट ने परमाल रासों को सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित किया। तो उन्होंने इसे आलाखंड के नाम से प्रकाशित किया था। परमाल रासों कैसा ग्रंथ है। तो इसके विषय में मैं बता चुकी हूँ कि लोक गे काव्य है। इसके विषय में यह कहा जाता रहा है कि ये इस की कथा लोकमुख में जीवित रही, इसी कारण यह जो मुख्यतः परमाल रासों के रूप में विकसित होकर हमारे सम्मुख आया। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आप इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे कि यदि परमाल रासों से संबंधित ये सवाल उठता है
कि वह कैसा काव्य है या काव्य ग्रंथ है। तो रासो तो है ही, विकसनशील भी है और लोक मुख में जीवित रहने के कारण वह कभी समाप्त नहीं हुआ, लगातार बढ़ता रहा। लोकमुख में रहने का कारण है कि कुछ इससे कहीं के लोगों ने को प्राप्त हुए, उन्होंने वह सीखे। कुछ इससे कुछ जगह के लोगों को प्राप्त हुए, उन्होंने वह गायन के रूप में सीखे और इसी प्रकार यह समाज में चलता रहा। तो परमाल रासो लोकगेय काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। अब अगला हम पॉइंट देख रहे हैं। जॉर्ज गिडर्सन ने परमाल रासो के विषय में कहा है कि परमाल रासो को वर्तमान युग का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है। अगला पॉइंट देख रहे हैं 15वें नंबर का। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि परमाल रासो को किस प्रकार के महाकाव्य की संज्ञा विद्वानों ने दी है। तो यह विकसनशील महाकाव्य के रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध है। और विकसनशील का मतलब होता है जो लगातार विकसित होता रहा हो। अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक कृति कहा है और परमाल रासो से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्यों के या जो उनसे जुड़ा हुआ विवरण है, इसका अंतिम पॉइंट है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि किस इतिहासकार ने परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक कृति कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक कृति माना है। आशा करती हूँ आज की पढ़ाने की ये शैली आपको पसंद आएगी और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं और अपने ज्ञान अर्जन में वृद्धि कर सकें। तो चलिए ऐसी ही नवीन जानकारी से युक्त वीडियो में कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।